ठीक। अब पार्लियामेंट पे अपन जो डिस्कस करेंगे पूरा वाइडली डिस्कस करेंगे संसद पे। लास्ट क्लास, उससे लास्ट क्लास में मैंने आपको गवर्नमेंट के बारे में बताया था, याद है कुछ? या ऐसे लग रहा है कि कई सालों पहले सरकार के बारे में डिस्कस किया था। कितने अंग कितने होते हैं सरकार के? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा राज्यसभा तो नहीं होते हैं सरकार के अंग। एक आपको मैंने बताया था विधायिका, एक बताया था कार्यपालिका, और एक बताया था, इतनी बात करी थी। फिर मैंने बताया जो विधायिका, इसके और कितने नाम हैं? 2 नाम और हैं। एक इसका नाम व्यवस्थापिका है और एक इसका नाम संसद। ये बात अपन ने बात कर ली। फिर अपन ने बात करी एग्जीक्यूटिव के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? कार्य की पालिका। ये जो कानून बनाएगा उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका लागू करेगी। और कार्यपालिका, अगर संसद का कंपोजिशन देखें तो संसद में भी 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। और कार्यपालिका में भी कितने भाग होते हैं? 3। और अगर संसद का देखा जाए तो ऊपरी ऊपर तो क्या होएगा? राष्ट्रपति होएगा, बताया था। फिर लोकसभा होएगा, राज्यसभा। लास्ट क्लास में अपन ने ये बात कर ही ली थी, वही संसद है वो किससे बनेगा? राष्ट्रपति से, लोकसभा से। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का। और मैंने एक बात और बताई थी, आज अपना ये रहेगा फोकस पढ़ने का। एक बात और बताई थी आपको कि संसद में ना लड़ते रहते हैं पूरे दिन, तो इनको अध्यक्ष कहते हैं कि आप साथ में बैठ जाओ, तो साथ में नहीं बैठते वो लोग, कि हम तो अलग अलग बैठेंगे ना। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि 7-9 जो ट्रिक है, मतलब जो आर्टिकल है, ये किससे जुड़ा हुआ है? संसद से जुड़ा हुआ, जिसमें राष्ट्रपति आएगा, लोकसभा आएगा और राज्यसभा। ठीक। अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में ऊपरी ऊपर क्या होएगा? वही राष्ट्रपति। अब अगर बच्चों की कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन क्यों रखना है? याद रखना कि राष्ट्रपति दोनों का ही अंग होता है, वो विधायिका का भी होता है और कार्यपालिका भी होता है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। मैं उस गहराई में नहीं जाऊँगा। उसमें एक वास्तविक हेड होता है, एक नाममात्र का हेड होता है। बस 1 मिनट के लिए फैक्ट रट लो, राष्ट्रपति संसद का भी अंग होता है और कार्यपालिका का भी अंग होता है। और कार्यपालिका के सबसे टॉप पे कौन बैठता है? राष्ट्रपति। ठीक। और संसद के सबसे टॉप पे कौन बैठता है? राष्ट्रपति। तो आप सोचोगे एक आदमी 2 जगह कैसे बैठ सकता है? पद है भाई, हो सकता है। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति के बाद में आएगा प्रधानमंत्री और एक आ जाएगा मंत्री परिषद। बात समझ में आ गया ना? और आज अपना जो फोकस रहेगा वो लोकसभा पढ़ लेंगे अपन, राज्यसभा पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ लेंगे और मंत्री परिषद। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो जुडिशियरी का अपन ने बात करी। इसमें ऊपरी ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट, नीचे वाले कोर्ट। इतना बात अपन ने कर ली थी। सबसे मेजर जो फोकस है इस बार का, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड में तो तय कि एक क्वेश्चन तो आएगा राष्ट्रपति में से और एक क्वेश्चन आना है इस बार लोकसभा अध्यक्ष में से। बस ये 2 तो देखो, आप सारे तो 5 के 5 तो मुझे भी नहीं आइडिया, ये 2 तो जरूर बता दिए। और ये क्लास ऑन रिकॉर्ड है, पता लग जाएगा कि 2 तो आने ही चाहिए। एक आना चाहिए राष्ट्रपति पर क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि लिखी गई है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस बार राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे, खूब चर्चा है। एक क्वेश्चन आना चाहिए आपको, चूंकि राजस्थान में भी देखा दल बदल हो रहा है, मणिपुर में हुआ, इधर गुजरात में ऐसा इश्यू चला, मध्य प्रदेश में ऐसा इश्यू चला, तो महाराष्ट्र में ऐसा इश्यू चला। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दल बदल को लेकर क्वेश्चन आएगा। अभी आज अपन डिटेल से बात करेंगे। और दल बदल पर सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? लोकसभा अध्यक्ष की। वो फोन आने की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए अब अपन बात करते हैं। सर क्लास में हूँ। हाँ जी, आप इसको आते थे बंद मत किया करो ना, फ़ोन वोन आते हैं तो उससे कोई नहीं, क्योंकि अपने बच्चों को देना, वो जो कोर्स खरीदेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जो देखेगा उसके भी तो आते ही होंगे फ़ोन वोन, ऐसा क्या है यार, वो बैठ के क्यों पढ़ाना नहीं। हाँ
ये तो अपने बात कर ली थी। तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संसद। वापस से एक बार लिख दूं। और संसद में अपन कितनी बातें पढ़ने वाले हैं? 2 ही मान लेते हैं। एक पढ़ेंगे राज्यसभा, एक पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है। हेडिंग क्या रहेगी? पार्लियामेंट, संसद। अनुच्छेद कौन सा इसका? 79 है। संविधान में हर चीज़ को सिस्टमेटिक लगाया गया है। पिछली बार एक ट्रिक भी बताई थी 89 जोड़ने वाली, अभी नहीं बता रहा हूँ। 79, 80, 81, फिर देखा जाए तो 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, फिर 90, 91, 92, 93, फिर 94, 95, 96, 97, 98। इतने सारे आर्टिकल वैसे तो पढ़ने होते हैं संसद में, पर आपको इतने सारे नहीं पढ़ने। इसमें लिखा हुआ देखिए, अगर आपके होता तो बहुत ही बढ़िया है ना। अगर मैंने याद कर तो आप भी कर सकते हैं, उसको क्या बड़ी बात है। यहाँ पे देखो संसद के बारे में लिखा गया, तो एक अनुच्छेद तो आपको याद करना ही है कि पार्लियामेंट का उल्लेख किसमें किया गया है? 79 में। अब बड़ा राज्यसभा है, बड़ा लोकसभा है? लोकसभा बड़ा नहीं, राज्यसभा। अब ये बड़ा छोटा कहना वैसे तो गलत है, ये नहीं कहना चाहिए, पर कह देते एक बार। तो पहले बड़ा आ जाएगा, फिर छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे संसद है, यहाँ पे राज्यसभा है, और यहाँ पे लोकसभा। तो वैसे भी सरला वाला अपने पिछली बार किया था। संसद का 79 में राज्यसभा, लोकसभा। फिर 82 में, अब 2 मिनट याद करवा देता हूँ, अगर याद हो जाए तो आपके ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। 82 8 और 2 को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 10 आते हैं। तो इस अनुच्छेद में ये लिखा गया कि हर 10 साल बाद में जब जनगणना होगी तो जो लोकसभा की सीटें हैं एडजस्टमेंट वापस से किया जाएगा, जिसको परिसीमन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें हैं। हो सकता है जनसंख्या बढ़ जाए थोड़े दिन बाद में, राजस्थान की हर 10 साल बाद में जनगणना होती है। तो इस अनुच्छेद में ये लिखा गया था कि हर 10 साल बाद में जो जनगणना होगी उसमें सीटों को वापस एडजस्ट किया जाएगा, सीट एलोकेट अलग होगा। कब इसको रोक दिया गया, 71 की जनगणना क्यों रखी हो, बात डिटेल से करेंगे। अगर 83 का देखें, काम पड़ेगा इन अनुच्छेदों से। 8 में से 3 घटाते हैं तो कितने आते हैं? 5। इसमें लिखा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। 84, अब ये याद करना, इनमें योग्यताएं दी गई हैं। लोकसभा सदस्य के लिए 25 साल चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए। तो ये उम्र कहाँ पे लिखी गई है, ये योग्यता कहाँ पे लिखी गई है? 84 में लिखी गई है। बात समझ में आ गई? ये जो तीनों अनुच्छेद हैं ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं और इस जीवन में कहीं काम में नहीं आएंगे आपके। सेकंड ग्रेड वालों के आएंगे, फर्स्ट ग्रेड वालों के नहीं आएंगे। 85 में लिखा गया है 85 में कि राष्ट्रपति लोकसभा का, राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकता है, उसको लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, स्थगन नहीं कर सकता। ये किस में लिखा गया है? 85 में। 86 में लिखा गया कि राष्ट्रपति सदन को संदेश भेजेगा, उनको संबोधित करेगा। और 87 में लिखा गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, विशेष संबोधन होगा। 88 में डबल ठाठ हो रखे हैं, इसका मतलब मंत्री जो भी हैं उनको जो विशेषाधिकार मिले गए हैं, मंत्रियों की जो प्रिविलेजेज हैं, वो कहाँ पे लिखी गई हैं? 88 में। 89 में राज्यसभा के अध्यक्ष की बात है। राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। उनके बारे में एक तो यहाँ लिखा गया है, एक अनुच्छेद 64 में लिखा गया है। 64 में भी ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे। और यहाँ पे भी लिखा गया है, यहाँ पे कि राज्यसभा के सभापति को कैसे हटाया जाएगा, उनका महाभियोग कैसा है, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। 91 में ये लिखा गया कि उनके द्वारा क्या क्या ड्यूटीज़ की जाएंगी, क्या क्या फंक्शन होंगे, उनके क्या क्या कार्य होंगे। और 92 में ये लिखा गया कि राज्यसभा के सभापति को अगर हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो वो उस टाइम में सभापति नहीं रहेंगे, अध्यक्षता नहीं करेंगे मीटिंग की। 89 से शुरू किया 1, 2, 3, 4 ये बात
जो बात 89 में लिखी गई है वो 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में लिखी गई है। जो बात 90 में लिखी गई है वो बात 94 में लिखी गई है। जो बात 91 में लिखी गई है वो 95 में लिखी गई है। और जो बात 92 में लिखी गई है वो 96 में लिखी गई है। ठीक, ऐसे ऐसे मत देखो भाई, है ना, हो जाएगा आराम से। 97 में यह लिखा गया है कि साहब इनको वेतन भत्ते कैसे दिए जाएंगे, दोनों को, लोकसभा वाले को और राज्यसभा वाले को। और 98 में लिखा गया है कि लोकसभा का और राज्यसभा का सेक्रेटरिएट होगा, सचिवालय होगा। पता ना आपको, IAS अधिकारी बैठते हैं संसद में, वरना अपन यहाँ से जो विधायक और सांसद चुन के भेजते हैं तो वो तो पढ़ देंगे इंग्लिश, वहाँ उनका अच्छे से ट्रांसलेट भी कर लेंगे। तो वहाँ पे खूब सारे IAS अधिकारी बैठते हैं, सीनियर IAS अधिकारी। और महासचिव, देखो अपने राष्ट्रपति जब पढ़ा था तो बात करी थी, लोकसभा में महासचिव होते हैं और राज्यसभा में भी महासचिव होते हैं। राष्ट्रपति अपना फॉर्म महासचिव के सामने जाकर भरेगा। इस बार लोकसभा अध्यक्ष के सामने भरा, लोकसभा महासचिव के, तो अगली बार राज्यसभा महासचिव, मतलब बारी बारी से भरा जाता है। 99 में शपथ का उल्लेख किया गया कि साहब ये जो मेंबर बन जाते हैं, देखिए ध्यान रहे, आर्टिकल 84 में भी लिखा गया है शपथ के बारे में। ये सरप्राइजिंगली आपको ध्यान रखना है, जब लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो भी उसको शपथ लेनी पड़ेगी चुनाव लड़ने के लिए। ये योग्यता है यहाँ पे शपथ। नहीं समझ में आया क्या? क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ लेता है कि कोई एक सांसद बनता तो कितनी बार शपथ लेता है? आप कहना साहब 2 बार लेता है। एक बार तो जब ये चुनाव के लिए फॉर्म भरने जाएंगे तब शपथ लेनी पड़ेगी। उस शपथ की तो बात कहाँ पे लिखी गई है? 84 में। और जब सदस्य बन जाएंगे तब या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा निमित किया गया कोई व्यक्ति उसके सामने शपथ लेंगे। वो बात कहाँ पे लिखी गई है? 99 में लिखी गई है। और 100 में लिखा गया कोरम के बारे में, गणपूर्ति कितनी होगी संसद में। बात समझ में आ गई? फिर और भी आर्टिकल हैं, 101, 102, फिर 103, 4, 5, 118, 119, 120, 121, 22, 23, फिर 24 में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। पर अगर ये सब कुछ बोला गया तो फिर आप थोड़ी देर टिकोगे। तो बस इतना ध्यान रखना है, 3 तो अनुच्छेद ये पढ़ने आपको। एक आपको पढ़ना है 82 का। ये अगर आप लिखना चाहो तो साथ में मैं 2-3 मिनट में लिखवा दूँ आपको, ताकि ठीक रहे, अनुच्छेद की भाषा थोड़ी सी आसान हो जाए आप लोगों के लिए, ताकि अब आज जो 5-6 घंटे क्लास होने वाली है इसमें ये अनुच्छेद आए तो मैं मतलब इनको बोल दूं कि हाँ साहब ये अनुच्छेद बताया हुआ है। 79 में संसद के बारे में है और 80 में राज्यसभा। फास्ट RS लिख सकते हो, राज्यसभा, इट मीन्स राज्यसभा RS। 81 में LS लोकसभा। 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। और 82 में लिख लो जनगणना के बाद में पुनः समायोजन। जनगणना के बाद में पुनः समायोजन। कहीं ब्रैकेट में लिख लो 8 और 2 10 होते हैं, 10 में जनगणना होती है। याद करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 8 + 2 10 तो जनगणना याद रह जाएगा। मैं वापस से रिपीट करा देता हूँ, 10 मतलब जनगणना के बाद में पुनः समायोजन। अब इसकी एक अच्छी कहानी है, वो बाद में देखेंगे कि अभी क्यों नहीं करते हैं समायोजन हर बार। ये राष्ट्रपति में भी बताया था मैंने आपको। 83 में लिख सकते हैं सदनों की अवधि या लोकसभा की अवधि, लोकसभा का कार्यकाल। 83 में लिखेंगे लोकसभा का कार्यकाल तथा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। बहुत आसान भाषा में, तथा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। एट्टी 84 में लिख सकते हैं योग्यताएं, सदस्य बनने के लिए योग्यता दोनों के लिए, है ना। 84 में क्या लिखेंगे? 84 तो चोर तो 80, पक्का 80, इसका मतलब उसकी क्या है? योग्यता है। 84 में क्या है? योग्यता। योग्यता क्या होएगी वो बात भी बात है। 85, 86, 87 छोड़ सकते हैं।
88 छोड़ सकते हैं, लिखना है क्या इतना? नहीं नहीं, कोई काम का नहीं, रह जाएगा बीच में, तो बहुत कुछ रहेगा बीच में, तो ये कई सारे रह गए, लिखवा दे। चलिए मेरे हिसाब से काम का वही लिखवा देता हूँ, बाकी तो बहुत लंबा हो जाएगा मामला। अच्छा आपके काम का है, चलो लिख लो 85 नहीं, लिख लो तो। इसीलिए मैं चीज़ें बोर्ड पे लिखता नहीं, मुझे पता है कि आप फिर पक्का लिखोगे, चुपको लिखोगे, चाहे कैसे लिखोगे, इसलिए मैं कम ही लिखता हूँ। लिखिए 85 राष्ट्रपति द्वारा सदन के सत्र बुलाना, आहूत करना, सदन के सत्र बुलाना, ठीक है, कोमा लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग करना, कोमा सत्रावसान करना, सत्रावसान दीर्घ संधि है, सत्रावसान, तो सत्रावसान करना, 3 चीजें समझ में आ गई। एक चीज ध्यान रहे आपको, अब वही बात तो गहराई में बताना ही पड़ेगा आपको। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने, अब ये सत्र क्या होते हैं देखो, अब पूरे साल तो संसद चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे साल अगर संसद चलनी है, सेशन चलना है, तो फिर सांसद अपने फील्ड में काम कब करेंगे। जैसे स्कूल में अपने सत्र होता है जुलाई से जब भी जून तक या मार्च तक, वैसे ही संसद में भी ऐसे ही सेशन होते हैं, पर चूंकि संसद में थोड़ा बर्डन ज़्यादा है, इसलिए उसके सत्र को कितने भागों मार दिया? 3, कि साहब 2-3 महीने का सेशन रख लेते हैं छोटे छोटे, आपका तो पूरे 1 साल का होगा, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी 1.5 महीने के से। या आप भी ऐसा सोच सकते हैं जुलाई से लेकर नवंबर तक का आपका एक सेशन हो गया, फिर नवंबर में दीपावली आ गए, फिर दीपावली से लेकर आपके मार्च तक एग्जाम तक का एक अलग सेशन, फिर मार्च से जैसे मई या जो भी एक अलग सेशन। वैसे संसद में भी कितने सत्र होते हैं? 3, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीत सत्र होता है। बजट लगभग फरवरी मार्च के आसपास आता है, उस टाइम जो सत्र चलता है उसको क्या बोलते हैं? बजट। अभी मानसून आया हुआ है, तो इसको सत्र को कौन सा सत्र बोलेंगे? मानसून। और फिर जब सर्दी आ जाएगी तो शीत। तो कितने सत्र आते हैं? ये सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। तो आहूत करना आपने पढ़ा होगा हिंदी में, आहूत का मतलब बुलाना, तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। अब सत्र बुला लिया और लगा कि नहीं मजा आ रहा है इसमें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो सत्र को अवसान भी कर देगा, अवसान इति समाप्त करना किसी चीज को, तो सत्रावसान करना, सत्रावसान ये भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ध्यान रहे, पर राज्यसभा को तो चूंकि राष्ट्रपति भंग कर नहीं सकता भाई, वो तो एक परमानेंट सदन है, स्थायी सदन है, तो लोकसभा को भंग भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। क्या राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं। पर ध्यान रहे, जैसे मान लेते हैं कि संसद की कार्यवाही चल रही है और सदस्य हो हल्ला कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति थोड़ी खड़े रहेंगे वहां, वो तो लोकसभा का अध्यक्ष और उधर राज्यसभा का सभापति कार्यवाही चलाते हैं, और लगा कि प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है तो कह देगा कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन करते हैं। तो याद रहे, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, इसका करने का जिम्मेदारी राज्यसभा में तो राज्यसभा की सभापति की है, और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष की है। क्वेश्चन सुन लो क्या आएगा। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति नहीं कर सकता सत्र को आहूत, सत्रावसान, लोकसभा का विघटन या भंग, और डी में अनिश्चित काल के स्थगन या स्थगन। स्थगन नहीं कर सकता वो, स्थगन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में, राज्यसभा का राज्य। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? ध्यान रहना, ये क्वेश्चन मतलब अगर आएगा तो गड़बड़ करके नहीं आना आपको। भंग करना, लोकसभा को तो खत्म ही कर देंगे, और ये जो दोनों काम है, ये दोनों काम लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकते हैं। सत्र बुलाना, सत्र का अवसान करना, और भंग किसको किया जा सकता? केवल लोकसभा को। और स्थगन कौन करता? स्थगन, मैं वापस बोलता हूँ इस बात पे जोर देके, स्थगन का काम है जो कार्यवाही चलाता वो करेगा, उसको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। बात समझ में आ गई? जैसे अपनी कोचिंग में
क्लास का बैच कब आना, ये काम सर का है। नहीं चल रहा है कि भाई बैच नया बनाते हैं तो सत्र अवसान कर, पर मान लो क्लास चलती में ब्रेक देना है, ये कार्यवाही तो अपन चला रहे ना, इधर जो प्रिसाइडिंग कर रहा है। क्लियर हो गया क्या? तो ये काम कौन नहीं कर सकता? ये राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ये अध्यक्ष करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं 86 की। 86 का भी थोड़ा लिख लो। ये तो बहुत ही काम का, अगर लिखना तो लिख सकते हो। काम का है। काम का कब हो गया? क्योंकि राष्ट्रपति में अगर अपन ने लिखा तो यहाँ काम का हो गया, अदरवाइज काम का नहीं है। संसद में कोई अभी काम का नहीं है। क्या लिखेंगे? हाँ 85 का लिख लो थोड़ा, अगर आपको लिखना ही है फिर तो। पर ये लिखने में बहुत ज़्यादा लंबी माथाफोड़ी हो जाएगी, बहुत कम। लिख लिया? 86 बोल 85 लिख लिया ना, अभी बात करी ली तो लिख ही लेना। आहूत करना और सत्रावसान करना बोथ आर प्रिविलेज है, जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का ताकत है। लोकसभा को भंग करना राष्ट्रपति का ताकत है, पर स्थगन करना राष्ट्रपति का ताकत नहीं है। कौन करेगा स्थगन? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में। 86 का लिखिए। लिखो सदनों को, बहुवचन, सदनों को संबोधित करना तथा संदेश भेजना, एड्रेस एंड मैसेज। सदनों को संबोधित करना और संदेश भेजना। इसका बहुत बेसिक मतलब ये है कि हाउस को एड्रेस, संबोधित करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। ये प्रेसिडेंट की ताकत है। बहुत डिटेल में भी मैं जा नहीं रहा हूँ। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा इच्छा होगी तो 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 174, आर्टिकल 175, आर्टिकल 176, ये राज्यपाल के आर्टिकल हैं तीनों। और जो काम राज्यपाल इन अनुच्छेदों में करता वही राष्ट्रपति अनुच्छेदों में करता है। याद रख लेंगे आप इतना। सदनों को क्या करेगा? संबोधित करेगा और संदेश भेजेगा। याद रखिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो कहाँ पे लिखा गया? 87 में लिखा गया है। इसका मतलब ही बताता हूँ मैं क्या होता है। लिखिए 87 का राष्ट्रपति का अभिभाषण। देखिए अभी तो वैसे तो आपको हिंदी पता, यहाँ पे एक उपसर्ग लगने से वो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया है वैसे। और इसमें अभी का कोई अपना अर्थ नहीं निकलता है। बस इतना याद रखना है कि एक तो होता भाषण और एक होता अभिभाषण। बस इतना ध्यान रखना। भाषण खुद से दिया जाता है। अपन कहते हैं ज़्यादा भाषण मत करे, तो वो खुद से बोलते रहते हैं। और अभिभाषण कहते हैं कि तुम्हें किसी ने सिखा के भेजा है, इसलिए वही बातें बोल रहे हो जो उन्होंने दिया आपको। तो याद रखना राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? मंत्री परिषद तैयार करेगी। समझिए इसको मैं एक बहुत देसी भाषा में बताऊं तो, जैसे संसद का सत्र चल रहा है, साल के शुरुआत में राष्ट्रपति जी अंदर आएंगे और एक सत्र शुरू होगा तब राष्ट्रपति अंदर आएंगे। नहीं समझ में? सत्र कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? मानसून, शीत। जब भी सत्र शुरू होगा पहले दिन राष्ट्रपति जी को बुलाया जाएगा। नई लोकसभा का गठन हुआ है उस टाइम राष्ट्रपति जी को बुलाया जाएगा। वो एक चिट्ठा पढ़कर सुनाएगा, यहाँ रखा रहेगा, बोल बोल के बताएगा कि ये साल ये सरकार ये करने वाली है। उसको थोड़ी पता क्या करने वाली, लिख के किसने दिया है? मंत्री परिषद ने कि हम ये करके। तो अभिभाषण कौन करेगा? राष्ट्रपति बोलेगा। कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद। आज मैं बता दूंगा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या क्या अंतर होते हैं, वो बात की बात। ये हो गया साहब 87। 88 छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। स्पेशली हाँ लिखवा दूं? लिखिए 88। लिखिए मंत्रियों तथा महान्यायवादी के, इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इंग्लिश में। मंत्रियों तथा
महान्यायवादी के कुछ विशेष अधिकार, कुछ विशेष अधिकार। नहीं बात करेंगे इस पर बिल्कुल भी। अब ध्यान रहे आपको, जो खासकर फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले 93, 94, 95, 96 चारों अनुच्छेदों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लोकसभा अध्यक्ष लिखा गया है। अब सोचिए एग्जामिनर का क्या चाहते हो आपसे कि आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी मैं पूरा करवा दूंगा, अच्छे से लिखवाऊंगा, पर आपको देखो ये जो अनुच्छेद है 89, 90, 91, 92 और 1, 2, 3, 4, ये जो 4 अनुच्छेद हैं किसके बारे में है? ऐसा लिख लें 90, 91, 92, 93 लिखिए 90, ये चारों साथ ही, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। सॉरी 89, 90, 91 और 92, हाँ 89, फिर 90, 91, 92 और 90 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 यहाँ तक किसके बारे में है? ये राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के सभापति के बारे में लिखिए। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। इसके बराबर में लिख सकते हैं चाहे 93, 94, 95 और 96, 93, 94, 95 और 96। 4 अनुच्छेद किसके बारे में? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में खूब विस्तार से बात करेंगे इस पर आज। $97 लिखना तो लिख लो, वेतन है इनके, संसद के सदस्यों के वेतन व भत्ते। 97 में लिख लिए वेतन। यस, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर उनके वेतन। 98 में लिख लें आप सचिवालय, सेक्रेटरीट। हाँ, ये आराम से बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या होता है, कैसे दिया जाता है, कौन डिसाइड करता है। अभी तो केवल आर्टिकल का बेसिक। 98 में सचिवालय, सेक्रेटरीट, सचिवालय इतना ही लिख लें। फिर आर्टिकल में अंदर तो ये लिखा होगा कि लोकसभा के लिए अलग सचिवालय होगा, राज्यसभा का अलग सचिवालय होगा, और लोकसभा सचिवालय के जो रूल है वो संसद खुद बनाएगी। लोकसभा सचिवालय का जो हेड होगा वो महासचिव होगा लोकसभा का, और राज्यसभा सचिवालय का हेड होगा और राज्यसभा का महासचिव होगा। दोनों ही सीनियर IAS अधिकारी होंगे। अभी शायद लोकसभा में स्नेहलता जी हैं और इधर राज्यसभा में देश दीपक वर्मा है। दोनों, स्नेहलता जी मध्य प्रदेश कैडर 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, और देश दीपक जी शायद महाराष्ट्र कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी है। इसमें नहीं जाना आपको गहराई में। 99 शपथ, सदस्यों के लिए शपथ। और 100 में लिख लीजिए गणपूर्ति या कोरम। कोरम अब वो तो बहुत ही बढ़िया गया, आपने सारे अनुच्छेदों में इंटरेस्ट दिखा के लिख ही लिया, पर फिर भी याद करने के लिए 1, 2, 3 के बाद में 85 और 100, बस इतना ही है। अब इनसे ज़्यादा लगाव भी मत रखना कि ओ आज तो ये मसाला नया मिला, किसी किताब में नहीं मिला, कोई काम का नहीं है। अभी एक बार एग्ज़ाम पास हो जाए, ठीक है, आपने बोल दिया तो मैंने लिखवा दिया। कितने अनुच्छेद बताएं? 79 का, 80, 81, 85, फिर 100, इतने याद करने हैं बस। इसके अलावा कोई सा याद काम का नहीं है परीक्षा में। हाँ, इनमें लिखी हुई बातें ज़रूर काम की हैं जो अपन आज बात करने वाले। आर्टिकल कभी शब्द से नहीं पूछेगा आप में कि इस आर्टिकल की क्या बात है, तो उसका लिखवाने का क्या बात है। चलते
ये बात जरूर आपको पता लगेगी संसद में कितने पार्ट होंगे संसद के? 3। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस अनुच्छेद में ये लिखा गया है 79 में, सुन लीजिए आराम से, लिखना नहीं है, कि एक संसद होगी जो कि, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो क्रम अगर देखा जाए तो पहले क्या है? राष्ट्रपति, और स्वाभाविक 52 के अनुच्छेद में राष्ट्रपति मैंने पढ़ा दिया है, फिर आएगा राज्यसभा, फिर आएगा, बस। अब एक एक पर बात करते हैं आगे। तो राष्ट्रपति का अपन ने बात करी ली, अब बात करेंगे राज्यसभा पर। राज्यसभा पर खूब विस्तार से अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। राज्यसभा, देखिए राज्यसभा के बारे में अगर अपन देखें कि अपन को क्या क्या पढ़ना, तो वो मैं एक बार ब्रीफ आपको कर देता हूँ ताकि दिमाग में पिक्चर बने आपके, क्या ये पढ़ना है। देखिए बेसिकली तो ये पढ़ाते हैं कि साहब राज्यसभा के उपनाम पर, ये भी आप बच्चे नहीं रहे अब, उपनाम साहब ये उच्च सदन है, ये वो भी कर देंगे, पर पहले अब तो भी बड़े हैं। उपनाम, फिर सदस्य संख्या, ठीक, उसके बाद में योग्यता, उसके बाद में चुनाव, उसके बाद में कार्यकाल, उसके बाद में इसके अधिकारी, पदाधिकारी, और उसके बाद में इसकी शक्तियां और कार्य। और एक को अगर थोड़ा दिल लगा के किया है, पढ़ा है, तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा, लोकसभा। नाम बदलेंगे, बातें वो क्यों रहेंगी, एक स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर किताब में नहीं लिखाना, पर चूंकि मुझे पढ़ाना आपको, तो अब कहाँ से शुरुआत करें? तो ये शुरुआत यहाँ से होती है साहब। पहले उपनाम देखेंगे, फिर इसमें सदस्य कितने होते हैं, मनोनीत कितने होते हैं, निर्वाचित कितने होते हैं, किस किस फील्ड से मनोनीत होते हैं, वो सारी डिटेल से बात। योग्यता क्या है, कहाँ पे लिखी गई हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन तय करेगा योग्यता, इलेक्शन कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा अप्रत्यक्ष होगा, सारी बात। कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का, कब रिटायर होते हैं, पहली बार कैसे रिटायर हुए, सारा सिस्टम। फिर पदाधिकारी, सभापति, उपसभापति और महासचिव, तीनों के बारे में। उसके बाद में इसकी शक्तियाँ, सामान्य शक्ति क्या है और विशेष शक्तियाँ क्या है। इतना बढ़ पड़ेगी तो फिनिश हो जाएगा राज्यसभा। और अगले 1-2-1.5 घंटे में फिर राज्यसभा पर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होएगा आप लोगों का, ठीक। तो आप अपन शुरुआत किससे करेंगे, उपनाम से। आप इसको याद रखिए, मुझे याद दिलाते जाएंगे। पहले उपनाम करना है, फिर सदस्य संख्या, फिर योग्यता, फिर चुनाव, कार्यकाल, पदाधिकारी और शक्तियाँ। अब इसको लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये चीज़ें सारी एक एक 1 to 1 अपन डिस्कस करने वाले हैं। लिखने का इतना शौक आप लोगों को है, भगवान, लेखक बनना आप लोग सारे। चलिए इसको सबसे पहले अपन उपनाम से देखते हैं। कोई भी नहीं लिखेगा उपनाम, अभी याद हो जाएंगे ऐसे ही। अच्छा, ये निम्न सदन है, उच्च सदन है, तो लिखना है कि इसको नहीं, फिर भी लिख ही लेते हैं, भाण क्या पता कहाँ काम में आ जाए। नहीं, दिमाग में डाल लो, काम में इतना भी नहीं जरूरी है कि कहाँ काम में आ जाए। उच्च सदन, उच्च सदन। अच्छा, ये स्थायी है, अस्थायी है, इस पे क्या लिखना है, स्थायी सदन है, ठीक। ये पहला हाउस है, दूसरा हाउस है, तो आपको साहब तो पहला पढ़ रहे हैं, पहला नहीं है, पहला नहीं है, पहला तो लोकसभा, क्योंकि जनता का प्रत्येक सदन है, ये दूसरा है, तो दूसरा सदन है भाई। एक चीज और, इसमें जो लोग आते हैं वो थोड़े से मेच्योर आते हैं। 25 साल का आदमी ज्यादा मेच्योर होगा, 30 साल का। अब वो तो आपको तो साहब हमारे गांव में 45 साल का, वो भी पूरा मेच्योर नहीं है, पर एक जनरल ट्रेंड है साहब, ये बुद्धिमान लोग हैं, इसमें मनोनीत भी बुद्धिमान लोग ही होते हैं, तो इससे बुद्धिमानों का सदन भी कहा जाता है, बुद्धिमानों का सदन। अब यूं नहीं साहब लोकसभा का उल्टा करके उसको कुछ औरों का सदन कर दो, मूर्खों का, ऐसा बुद्धिमानों का सदन। हाँ, एक चीज बहुत काम की है, इसके नाम में ही राज्य छुपा हुआ है, राज्यों की सभा है, इसका मतलब इसको राज्यों का सदन बोलते हैं, राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। ये भी कर देंगे आप लोग, राज्यों का। निम्न में से राज्यों का सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, तो वहां पे विधानसभा, इनमें चांस मत लेना। ये राज्यों का सदन है, मतलब बताऊंगा क्यों है, पर आप इतना अभी तक राज्यों का सदन याद रख लेंगे।
अगर और देखना चाहें तो भारत में चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है, अब ये नाम आप लोगों के लिए नया है, ये समझे कि केंद्र है, नीचे राज्य हैं, ये सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम तभी प्रभावी होता है जब 2 सदन होते हैं और दूसरा सदन राज्यसभा होना जरूरी है। भूल जाएं, ऐसा कोई भी देश जहाँ पे अपने भारत जैसा सिस्टम, वहाँ पे राज्यसभा पक्का होगा, चाहे नाम उसका और हो कोई। बात समझ में आ गई? तो इसको संघीय सदन भी बोलते हैं। संघीय सदन काम का नहीं है, ठीक। ये तो उसके क्या हो गए उपनाम। ये मुझे नहीं लगता कि आपको लिखना है। अब लोकसभा में टाइम नहीं खराब करेंगे। मान लो मैं लिखूं कि लोकसभा, तो फिर इसको लोकप्रिय कर देंगे। लोकप्रिय सदन, राज्यों का सदन, जनता का सदन, जनता का सदन, और संघीय सदन कोई जरूरत नहीं कुछ करने का। बात समझ में आ गई क्या? तो अस्थायी हो गया, प्रथम हो गया, लोकप्रिय हो गया, जनता का हो गया। ये किसके नाम हो जाएंगे? तो वहाँ पे अपन आप डिस्कस नहीं करेंगे, ये इसके उपनाम है, जरूरत नहीं है लिखने की। जहाँ पे जरूरत होगी मैं आपको अपने आप पॉइंट आउट करवा दूंगा कि इसको लिख लो। ये तो दिमाग में थोड़ा जोर डाल दो। देखिए अब बात करते हैं इसकी सदस्य संख्या। तो दूसरा पॉइंट क्या था अपने? सदस्य संख्या था ना। चलिए सदस्य संख्या, इस पॉइंट पे अपन बात करते हैं। सदस्य संख्या ये इंटरेस्टिंग है जानना आप लोगों के लिए। खूब सारी बातें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक बात आपको ध्यान है कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है? अधिकतम 250। देखिए सारी बातें करेंगे। और वर्तमान में कितनी है? 245। अच्छा, संविधान में कौन सी संख्या लिखी गई है अनुच्छेद में? क्योंकि अनुच्छेद कौन सा अपन पढ़ने वाले हैं? अपन 80 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 80 में कौन सी संख्या लिखी गई है? 200। बहुत बढ़िया। और 245 वाले कितने? देखिए ये दोनों ही संख्या नहीं लिखी गई है ना। 252 लिखा गया है, वो आप लोकसभा में जा रहे हैं, 552 है वो भी नहीं लिखी गई है। तो क्या लिखा गया बात उसकी करते हैं अपन। ना ये संख्या है ना ये संख्या है। वहां पे लिखा गया है राज्यसभा होगा, उसमें जी नहीं इतना कोई जरूरत नहीं। उसमें कुछ सदस्य होंगे वो होंगे, कुछ सदस्य होंगे वो राज्यों से होंगे और कुछ सदस्य होंगे वो संघ शासित प्रदेशों से होंगे। ये बात आपको पता है? नहीं जाना भाई। सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है और अभी कितना है ये? इस सदस्य संख्या को 2 भागों में बांटना आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक निर्वाचित सदस्य और दूसरे मनोनीत सदस्य। हर वर्ड में, हर लाइन में क्वेश्चन है। अब आप कितना इसको पकड़ पाते हैं आप पर है। एक निर्वाचित सदस्य, दूसरे मनोनीत सदस्य। क्लियर? मनोनीत के लिए फिक्स लिखा हुआ कि कितने होंगे? 12। इनमें क्या फील्ड है क्या नहीं अभी बात करते हैं। और जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 2 जगह से आएंगे। एक आएंगे राज्यों से और दूसरे आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। अभी जो वर्तमान में मैं अपडेट नहीं कर पाया उसके लिए माफी चाहता हूं। जम्मू कश्मीर वाला पर जो सिनेरियो बताता हूं उसमें अपन अपडेट कर लेंगे। राज्यों से जो निर्वाचित सदस्यों कितने हैं? 229। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं? 4। और 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभाएं हैं। एक दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी। तो एक होए 3 आएंगे दिल्ली से और एक आएगा पांडिचेरी से। ये बात समझ में आ गई क्या आपके यहाँ तक? सदस्य इतने होंगे जिसमें से निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे। मनोनीत सदस्य
12 होंगे। निर्वाचित सदस्य 2 जगह से आएंगे, एक राज्यों से और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यों से कितने आएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे? 4। 4 में से 3 अकेले कहाँ से आएंगे और 1 कहाँ से आएगा? पांडिचेरी से। ये पूरा बोर्ड फिल होता है, आपको मैं छोड़ दूंगा ताकि आप उसको लिख लो। अब पहले बात करते हैं अपन मनोनीत सदस्यों के बारे में, मनोनीत, फिर निर्वाचित के बारे में बात करेंगे। एक चीज अभी यही बता दूं मैं, फिर क्या पता याद रहे कि नहीं रहे। राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है, किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे, ये संविधान में लिखा गया है। संख्या नहीं, किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे। देखिए, अपने अनुसूचियां पढ़ी हैं, आपने नहीं भी पढ़ी तो भी ठीक है। जो शेड्यूल्स होते हैं, अनुसूचियां होती हैं, उसमें जो चौथी अनुसूची है, 4th जो शेड्यूल है, चौथी, ये किससे संबंधित है? राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। क्वेश्चन आ सकता है आपके, भाई भारत के संविधान में टोटल पहले 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में कितनी है? 12। पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, जो चौथी है वो किससे संबंधित है? राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी उसकी डिटेल कहाँ पे लिखी गई है? चौथी अनुसूची में। याद रहे, लोकसभा की सीटों का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं नहीं है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में। ये बात समझ में आ गई क्या? एक बात तो ये। दूसरी बात, जो मनोनीत सदस्य होंगे, मनोनीत, इनकी संख्या 12 फिक्स की गई है। ठीक, करेगा कौन? राष्ट्रपति। अब एग्जाम का क्या स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो ये पूछ ले कि कौन कौन सी फील्ड से किए जाएंगे, ये तो आपको आ ही रहा है। क्रम पूछ ले हो कई बार, क्रम बताइए क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना, लिटरेचर, इंग्लिश में लिख दूं? लिटरेचर, लिटरेचर को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लिखने का पर्पज ये कि आपको याद हो जाएगा अभी। ठीक, आपको पता है अभी राजस्थान में वैकेंसी चल रही है पशुधन सहायक की, पशुधन सहायक, उसको LSA भी बोलते हैं, लाइव स्टॉक पता नहीं असिस्टेंट, पशुधन सहायक। तो L फॉर लिटरेचर, S फॉर साइंस, A फॉर आर्ट, LSA, फिर आगे तो SS को मतलब ऐसे लिख लेंगे, SS, सोशल सर्विस, समाज सेवा, याद रह जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12, याद रहेगा। 12 सदस्य कितनी फील्ड से आएंगे? लिटरेचर, साहित्य, अब इसको लिखो तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज। अब वहां पे वो सहकारिता भी फंसाएगा, सहकारिता वो राज्यपाल करता है, वहां पे सहकारिता राष्ट्रपति में नहीं है, याद रहेगा क्या? कितने सदस्य? 1 2 3 4। थोड़ा और क्वेश्चन अगर आगे बढ़ाएं तो ये जो 12 सदस्य मनोनीत करेगा, इनका जो नोटिफिकेशन है, ये सूचना है, ये गृह मंत्रालय देगा, याद रखना है। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। और ज़्यादा अगर जाएं तो गृह मंत्रालय में 6 विभाग होते हैं, उसमें एक विभाग होता है डिपार्टमेंट ऑफ होम, गृह विभाग। वो इसकी सूचना, नोटिफिकेशन देता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करेगा। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा मनोनीत का? वही 6 वर्ष इनका होगा, ऐसे इनको रिटायर होना है। क्या मनोनीत सदस्यों को भी मंत्री बनाया जा सकता है क्या? ओबीसी बात है भाई, इन्होंने क्या बिगाड़ा? मनोनीत करके ले आए, फिर ऐसे थोड़ी कि जहाँ चप्पल खोले वहाँ बैठा देते हैं कि आप तो मनोनीत हुए हो। नहीं, उनकी भी बराबर का इज्जत होगा। तो याद रखिए, मनोनीत सदस्य भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो ठीक है। 6 महीने के बाद अगर कोई सदस्य पार्टी ज्वाइन करेगा तो उस पर दल बदल का केस लग जाएगा। अब ये सब कुछ नहीं आप लोगों के लिए, पर थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आपको। वापस बोलता हूँ, राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करेगा? 12। किस फील्ड से होंगे?
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। आप हिंदी में पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त, 1912 में उन्होंने भारत भारती लिखी थी, और भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था। आप सरप्राइजिंगली पहली बार राज्यसभा में उनको भी मनोनीत किया गया था, मतलब वो राज्यसभा के सदस्य रहे हुए थे, मनोनीत हुए थे पहली बार जब 1952 में जब मनोनीत किया गया था। कला में अगर आपने पढ़ा होगा साहित्य के साथ ही रुक्मणी अरुणडेल का नाम सुना है, भरतनाट्यम की नृत्यांगना, नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा होगा होम रूल आंदोलन, होम रूल किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने, और उस टाइम में जो एनी बेसेंट के साथ थे उसमें एक थे जॉर्ज अरुणडेल, ये रुक्मणी अरुणडेल के हस्बैंड, आप पढ़ेंगे साहित्य में। उन रुक्मणी अरुणडेल को भी पहली बार मनोनीत किया था यहाँ पे। तो मैथिली शरण का तो आपको याद रखना ही है। वैसे तो इंटरव्यू होते नहीं आपके, एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप क्या जानते हो साहब? उन्होंने भारत भारती लिखी, राष्ट्र कवि, भारत भारती का वो फेमस हुए थे, बाकी तो सर उनकी बहुत सारी रचनाएं मेरे तो याद नहीं अभी। तो ये 4 फील्ड हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि ऐसा है क्या कि 12 हैं तो 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्से, 3 हिस्से, 3 हिस्से, ऐसे है क्या? नहीं, हो सकता है कि 12 के 12 साहित्यकार हो सकता है कि 12 के 12 विज्ञान से हो सकता है कि 12 के 12 कला से हो सकता है 12 समाज सेवा से हो। बात समझ में आ गई? एक बात और अगर आप देखना चाहें तो सचिन को जब मनोनीत किया था तब बहुत बवाल हुआ था कि इनको कैसे कर दिया, खेल तो लिखा गया ही नहीं है। मेरी कॉम मुक्केबाज का नाम सुना आपने? मेरी कॉम अभी राज्यसभा में सदस्य हैं, आपको पता है इस बात का, मनोनीत है मेरी कॉम, MC मेरी कॉम मनोनीत किया हुआ इनको भी। तो अब उन पे बवाल क्यों नहीं हुआ भाई? खेल तो यहाँ पे लिखा गया ही नहीं। याद रहे जब गृह मंत्रालय लेटर निकालता है ना, वहाँ पे फील्ड लिखी नहीं होती है। मजे की बात यह है, वहाँ पे इतना ही लिखा था कि राज्यसभा के नियम 83 अनुच्छेद 83 में इनका मनोनयन, अभी याद नहीं करना है, 83 के तहत फलाना सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। बस कोई फील्ड नहीं लिखते हैं उस लेटर पर जो गजेट निकलता है। बात समझ में आ गई क्या? राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, वही सारी कंडीशन लागू होंगी। और याद रखें, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। साथ ही याद रखें, आपको मैं आज बढ़ाऊंगा विश्वास प्रस्ताव, और जब अविश्वास प्रस्ताव आता है संसद में तो उस टाइम में भी, अभी तो ये तो राज्यसभा के हो गए, इसलिए लोकसभा से अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो वो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लेता है। हाँ, अभी हो गए ना, पिछली क्लास में बताया था आपको कि अभी नहीं होते हैं। याद रहेगा इतना सारा मनोनीत सदस्यों के बारे में। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस फील्ड से होना चाहिए? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से होना चाहिए। उसके बाद में लेटर कौन निकालता है? गृह मंत्रालय निकालता है। उसके बाद में कितने दिनों में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहिए तो 6 महीने में। 6, क्योंकि दल बदल पर फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इधर लोकसभा के मामले में, इधर राज्यसभा का सभापति करता है। आपके सिलेबस में लिखा गया है 6 महीने बाद अगर पार्टी ज्वाइन करेंगे तो दल बदल का केस लग जाएगा। और एक सदस्य वापस भी मनोनीत हो सकता है कितनी बार, जैसे इस बार कर लिया, 6 साल बाद में वापस उसको कर लेंगे। मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, पर अभी तक किसी को बनाया नहीं गया है आज तक, क्योंकि मंत्री तो वैसे मारकाट मची रहती है लोकसभा में, जिनको कहाँ पे बनाएंगे मनोनीत को। ठीक, एक नाम मिस कर रहा हूँ मैं, उनको बहुत बार मनोनीत किया, अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए, ये आपके क्लियर हो गया क्या इतना मनोनीत सदस्य वाला? अब बात किसकी करेंगे? इसको लिखना है क्या आपको, मनोनीत वाले को, या याद रह जाएगा? लिखवा दें भाई, लिखवाने पर टाइम लगेगा, पर चलो फास्ट लिखो। फिर पहले तो उपनाम तो लिखने नहीं है, सदस्य संख्या लिख लो ऐसे फटाफट, मैं ही करता हूँ इसको। ऐसे कीजिए, मेरे साथ लिखिए सदस्य संख्या, ऐसे लिखिए 2, 4, 5, 2 भागों में बांट लो, निर्वाचित और मनोनीत। मनोनीत के नीचे कितना लिखेंगे? इतनी जगह रखना कि सारी बातें यहीं पे लिख डालें उन मनोनीत वालों की। भाणिया लिखो जाए करें कि मास्टर तो आप बैठाऊंगा जाए यहाँ। निर्वाचित कितने भागों में बांटेंगे? 2, एक तो राज्यों से और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यों से कितने आएंगे? 229, 2, 2,
9, और इधर से कितने आएंगे 4। ये यूटीज का मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। ये स्टेट है, राज्य है, राज्य हिंदी में लिख देता हूँ चलो, राज्य, और ये केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। 4 है, कितने भागों में बांटेंगे 2, एक दिल्ली से 3 और पांडिचेरी से। अब कई बच्चों के ये होगा यार और से क्यों नहीं है, भी समझ में आ जाएगा आप लोग की, और केंद्र शासित प्रदेश से क्यों नहीं है, वहाँ पे विधानसभा ही नहीं है, समझ में आ जाएगा आपके। ये बातें लिख ली। मनोनीत के नीचे लिख लो 12। कौन, ऐसे लिखो, कौन करेगा मनोनीत, राष्ट्रपति, ठीक है साहब, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और क्षेत्र फील्ड कितने हैं 4। ट्रिक क्या है, ट्रिक तो क्या, निमोनिक्स क्या है इसका, LSASS। साहित्य के बाद कला आता तो मजा आता, विज्ञान बीच में फंस गया, तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या इनके लिए भी 30 साल का होना जरूरी है क्या, जो योग्यता उन सदस्यों के लिए, या किसी 20 साल के आदमी को भी नियुक्त कर सकते हैं? योग्यता तो होनी ही चाहिए, उम्र तो होनी ही चाहिए। अच्छा, कोई अमेरिका का आदमी साहित्यकार, उसको मनोनीत कर सकते हैं क्या यहाँ पे? भारत का नागरिक होना चाहिए, योग्यता में पढ़ेंगे। अब आगे लिखें, तीसरा पॉइंट इसमें लिखें 1 2 3। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि लेटर कौन निकालता है, लेटर गृह मंत्रालय। ये अच्छा क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय। हाँ, गृह मंत्रालय में गृह विभाग, गृह मंत्रालय में 6 विभाग हैं। जो आप हिंदी साहित्य पढ़ते हो, भाषा विभाग गृह मंत्रालय के नीचे आएगा, राजभाषा, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ होम गृह विभाग, इसके बाद में जम्मू कश्मीर विभाग, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल डिफेंस और बॉर्डर मैनेजमेंट, ये 6 विभाग आते हैं उसके नीचे। अभी इतना गहराई में क्यों जाना। अमित शाह जी उसके अभी वर्तमान में, हाँ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2 ऐसे बढ़िया नेता अपने, जिनको अगर विदेश में भी सरकार बनानी हो तो ये वहाँ पे कर सकते हैं, बना सकते हैं गठबंधन करके कैसे भी, ठीक। गृह मंत्रालय, लेटर हो ही गया। हाँ, एक चीज और लिख सकते हैं, इनको मंत्री भी बनाया जा सकता है, इनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, वैसे तो आपको क्या ही पूछना है, पर पूछ लेता हूँ। अच्छा, ये मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री भी बन सकता है क्या? जैसे कोई मनोनीत तो क्या है और वो प्रधानमंत्री, जैसे लगा कि उनको कि ये आदमी पढ़ाता है, समाज सेवा कर रहा है, तो मेरे बारे में ख्याल आया और मुझे मनोनीत कर दिया, फिर कल मुझे, वो आगे की बात, यस नो, यस बन सकता है भाई। अगर मंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? आप मजे की बात सुन लो। अगर आपको याद है तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्या बताया था कि न्यायाधीश कोई भी बन सकता है और मुख्य न्यायाधीश भी फिर कोई भी बन सकता है, याद है क्या? जो राष्ट्रपति को लगे कि साहब ये आदमी कानून की नज़र में ज्ञाता है, उसको बना दिया। फिर आर्टिकल 126 में लिखा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उन 33 में से कोई भी मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। हो सकता है आप पर दया दृष्टि राष्ट्रपति जी की पड़ जाएगी, साहब ये कानून का जानकार है, तो आपको तो बना दिया मुख्य न्यायाधीश, और मुझे कल राज्यसभा में मनोनीत करके बना दिया प्रधानमंत्री। सोच के देखिए, अपने पास देश आ जाएगा, एक न्यायपालिका का हेड, एक इधर कार्यपालिका का हेड। ऐसा सपने लेने में क्या जा रहा है? और देखा जाए तो देखो, बहुत गहराई से जब आप पढ़ते हो तो ये चीजें जरूर सीखते हो। हाँ साहब, मनोनीत सदस्य भी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री। दूसरी बात, मनोनीत सदस्य के लिए 30 साल की उम्र चाहिए। बाकी साहित्यकार, लिटरेचर, समाज सेवा, विज्ञान, इनमें से किसी को मनोनीत किया जा सकता है। मनोनीत कर दिया तो प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। क्लियर? ऐसा संभव नहीं है। तो जब आप गहराई में पढ़ते हो तो चीजें जरूर सीखते हो। समझ में आ गई ना मेरी बात? हाँ, कितने दिनों में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? 6 माह में दल में जा सकते हैं।
6 माह में दल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। 6 माह बाद किया तो दल बदल लग जाएगा, फिर सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब जो चीज अपन ने डिस्कस नहीं करी उसको यस समझ के परीक्षा में यस करना है, समझ गए क्या? मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इनके लिए भी योग्यता होनी चाहिए, तो आप कहना कि हाँ होनी चाहिए। इनका भी वही रूल एंड रेगुलेशन लागू है जो अन्य सदस्यों के लिए, तो आप कहना यस। अदरवाइज तो मैं आपको बता देता, कोई अपवाद होता तो। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर भाई? मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे दे एग्जाम में, लगे कि यार ये तो उस मास्टर ने बताया नहीं बताया, इसका मतलब वो यस मान के उसको कर देना है। क्योंकि अगर कोई अपवाद होता तो अभी मैं इसको डिस्कस कर देता कि वो भी रिटायरमेंट होंगे, उनके लिए भी 30 साल चाहिए, उनको भी शपथ लेनी पड़ेगी। एक चीज़ और लिख सकते हैं, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, राष्ट्रपति खुद दिलाएंगे। इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, और तो और यस मान के करना फिर आपको एग्जाम में, ठीक है ना? अब बात करते हैं निर्वाचित सदस्यों के बारे में। अभी तो बच गए ना निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य अच्छा, कितने होंगे निर्वाचित? 204 33। अब ये कैसे होंगे, मुद्दा ये, ताकि आपके चुनाव भी साथ में समझ में आ जाएगा। अभी समझ लो इसको अच्छे से, ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चुनाव अब इंटरेस्टिंगली देखिए, जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, भारत में बहुत साधारण भाषा में तो 2 प्रकार से चुनाव होता है। पिछली बार भी बताया था, एक बार और बता रहा हूं। भारत में चुनाव कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। ये बात समझ में आ गई? चुनाव कितने प्रकार से होता है भारत में? पहला और दूसरा अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव, इसका जो नाम है टेक्निकल, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये अभी काम में नहीं आएगा, ये लोकसभा में काम में आएगा अपने, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? 2019 में नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड किससे जुड़ा हुआ है? प्रत्यक्ष चुनाव से या अप्रत्यक्ष चुनाव से? और मैंने इसको अंडरलाइन करवा रखा था ठीक से। अब यूँ नहीं, मेरा ये तो लिखा ही हुआ किताब में, वहीं से मैंने बताया। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष की। अप्रत्यक्ष के लिए आप समझे कि 2 मेथड है। एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, एकल स्थानांतरण मत प्रणाली। पिछली बार बताया था क्लास में, बताया था। कब बताया था? इसमें और ऐसा कैसा ये है, इधर भी ऐसा कैसा ये, तो आप कहेंगे फर्क क्या है? देखो, आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल स्थानांतरित गुप्त मतदान प्रणाली, कैसा? गुप्त। और इधर खुला। नहीं समझ में? भान उलझ का दिखा आज तो सुबह सुबह यूँ बढ़िया संधि कर लेता, अगर हाँ मारा गया आज तो नहीं, याद करना है ना, याद हो जाएगा। इतने में तो समास पूरे पढ़ देते, आज तो मार दिए। देखो, मैं आपको ना उस थोड़ा सा विस्तार से डिटेल से बताना चाहता हूँ हर एक चीज़, ताकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आए आपके। 1 लाइनर तो फिर आप फर्स्ट ग्रेड में तो क्या ही बताएं आपको। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार से इलेक्शन होंगे। प्रत्यक्ष चुनाव वाले का नाम क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट। अभी याद नहीं है तो एक बार लोकसभा में वापस याद दिलाऊंगा। और जो अप्रत्यक्ष चुनाव है उसके कितने मेथड है? मेथड तो एक ही है पर विधि 2 है, एक खुली विधि और एक गुप्त। अब गुप्त तो बता नहीं सकते भाई, गुप्त है ये, तो इसको तो डिस्कस करेंगे नहीं, और खुली को डिस्कस करना नहीं, क्योंकि तो खुली है, सबको पता है। तो इसलिए ये तो आपको ध्यान रखना है। इस मेथड को अच्छे से मैंने राष्ट्रपति में समझाया था आपको, और उसका तो क्लास भी पढ़ा है यूट्यूब पर। गुप्त मतदान प्रणाली, खुला मतदान प्रणाली। क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, ये ध्यान रखना आपको। अब
राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, अब इसको भी वापस दो भागों में बांटेंगे। एक, राज्यों से सदस्यों का चुनाव, कितने राज्यों मतलब कितने सदस्य आएंगे, 200, और एक केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे। देखिए अब आएगा इंटरेस्ट, आपको ध्यान सुना, संविधान में क्या लिखा गया है कि ये जो राज्यों से सदस्य आएंगे ना, स्टेट से, राज्यों से, उनके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल स्थानांतरित मत प्रणाली काम में ली जाएगी, इतना लिखा गया है। ध्यान से सुनना, ना खुला लिखा हुआ ना गुप्त लिखा गया है। अब बताऊंगा आगे, वापस सुनना। राज्यों से जो सदस्य चुने जाएंगे उनके लिए कौन सा मेथड होगा, एकल स्थानीय मत प्रणाली। और जो केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य आएंगे उनके लिए यह लिखा गया कि संसद तय करेगी। और संसद ने क्या तय किया, यही तय किया। बात समझ में आ गई। 2004 से पहले तक, 2004 से पहले तक गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया था। 2004 में पहली बार खुला मतदान प्रणाली है। इसमें आप ऐसे समझे कि जब भी वोट डालने जाएंगे, जो पार्टी का जो एजेंट बैठा के रखते हैं उसको आपको अपना वोट दिखाना है, फिर आपको वोट डाल देना है। वोटिंग की प्रक्रिया भी समझते हैं। बात समझ में आ गई। पूरे सिस्टम को तिलांजलि दो। एक चीज़ याद रख लो, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव हो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल स्थानांतरणीय खुला मतदान प्रणाली से होता है। ये लोकसभा में वापस बताऊंगा। ये मैंने इसलिए बताया कि ऐसे क्वेश्चन जनरली थोड़ी बड़ी एग्जाम में, बड़ी आपकी भी एग्जाम है, ऐसा पूछ लेते हैं कि संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चुनाव की प्रणाली लिखी गई है। तो क्या लिखी गई है ना, राज्यों के बारे में तो लिखा गया है कि ये मेथड होगा, इनके बारे में नहीं लिखा है। कौन तय करेगा, पर संसद ने क्या तय कर दिया, यही वाला तय कर दिया। एक RPA एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बनाया, उसके तहत ये तय किया। अभी उसकी गहरे में नहीं जाना है। ये बात क्लियर हो गई कि आप लोगों को क्या सीखा, राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है किस मेथड से होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल स्थानांतरणीय मत। क्लियर हो गया क्या, ये मेथड है। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इतना याद करना है आपको। ये मैंने बताया कि हाँ ये क्या मेथड है, अभी बाद में लोकसभा में अच्छे से चर्चा करेंगे इस पर, क्योंकि अभी आपके होच पोच हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। लिख लीजिए एक लाइन में चुनाव के बारे में, मतलब जो निर्वाचित सदस्य उनके बारे में क्या लिखेंगे कि इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल स्थानांतरणीय खुला मतदान प्रणाली, खुला मतदान प्रणाली। ठीक, कहानी मैंने आपको बता दी साहब। पहले खुला गुप्त कुछ नहीं लिखा गया था, 2004 के बाद खुला होता है। और राज्यों के लिए लिखा हुआ है कि इससे होगा, केंद्र शासित प्रदेश के लिए नहीं लिखा गया। संसद तय करेगी। संसद ने क्या तय कर दिया, ये वाला तय कर दिया। ये बात समझ में आ गई क्या। तो सदस्य, एक चीज़ और लिख सकते हैं, राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से हैं, कितने, 31 सदस्य सर्वाधिक। तो लिखिए राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य यूपी से। थोड़ी देर बाद में जब भी ब्रेक होगा एक लिस्ट आपको 2-2, 4-4 नाम की लिखवा दूंगा, 2-3 लाइन की जगह छोड़ दो सर्वाधिक और सबसे कम वाले। क्या पता अगर ऐसा क्वेश्चन है। सर्वाधिक यूपी से 31 है, उसके बाद शायद महाराष्ट्र से, अभी लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद, मेरे भी दिमाग नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रही है। यूपी हो गया। 2 लाइन की जगह छोड़ दो अपनी, 2 लाइन में आपको मैं ये लिखवाऊंगा कि किससे कितने लोकसभा राज्यसभा तुलना करके, लोकसभा से। हाँ रोकना है, रोकना।